हेलो एवरीवन। आज का आपका जो टॉपिक है पेप्टिक अल्सर, ये आपका जो आयुर्वेद का जो टॉपिक हमने पढ़ा था अन्न द्रव्यशूल और परिणामशूल, उसका मॉडर्न कोरिलेशन है। जब मैंने आपको वो पढ़ाया था तब थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया था। आज हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा डिटेल में इसको देख लेते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए इसको पेप्टिक अल्सर को, तो आप जो यहाँ बताइए सफिशिएंट मैटर है एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो आप इसको पढ़िएगा और यही काफ़ी है। ये आप पढ़ लेते हो और एग्जाम में इसका बड़ा क्वेश्चन कभी आया नहीं है। अगर आ जाता है तो 5 नंबर का आएगा और ये उसके लिए बहुत मैटर है। तो हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? पेप्टिक अल्सर इज अल्सरेशन ऑफ द म्यूकोसा। अल्सर से हमें समझ में आ रहा है और पेप्टिक से भी हमें समझ में आ रहा है कि पेप्टिक म्यूकोसा जो म्यूकोसा है उसके अंदर क्या है, अल्सरेशन अगर स्टार्ट हो रहा है तो क्या है, पेप्टिक अल्सर हम उसे बोलेंगे। और एक हमें ये भी पता है कि जो अपनी स्टमक की जो म्यूकोसा है वो हर टाइम किसके कांटेक्ट में रहती है? HCl, क्योंकि स्टमक में क्या रहता है? एसिड, उसके कांटेक्ट में रहती है। और उसकी वजह से अगर यहाँ पर अल्सर स्टार्ट हो रहे हैं, अल्सरेशन म्यूकोसा का हो रहा है, तो हम उससे क्या समझेंगे? पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर इज अल्सरेशन ऑफ म्यूकोसा कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद एसिड एंड पेप्सिन। अगर जो म्यूकोसा है अपनी स्टमक की, वो अगर कंटिन्यू एसिड के कांटेक्ट में रहेगी तो क्या है, पेप्टिक अल्सर हो जाएंगे। द मोस्ट कॉमन लोकेशन ऑफ पेप्टिक अल्सर इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट में, जो ड्यूडेनम स्टमक के बाद जैसे ही ड्यूडेनम पायलोरिक स्फिंक्टर के बाद जैसे ही स्टार्ट होता है, वो मोस्ट कॉमन साइट है किसकी? पेप्टिक अल्सर की। दिस इज फॉलोड बाय गैस्ट्रिक, लोअर ईसोफेजियल एंड एनास्टोमेटिक जेजुनल अल्सर। कहाँ कहाँ हो सकते हैं ये? लोअर ईसोफेगस में हो सकते हैं, गैस्ट्रिक स्टमक में हो सकते हैं और जेजुनम में भी हो सकते हैं आफ्टर गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। जिसके लिए अगर बहुत ज़्यादा होते हैं ये, तो जेजुनोस्टोमी करनी पड़ सकती है, या फिर गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी किसी ने करवाई है तो भी ये अल्सर उसको हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? क्योंकि ये क्या है, ये तो क्या करेंगे, यहाँ से जो एल्कलाइन मटेरियल आएगा जेजुनम से, वही तो ड्यूडेनम में आने वाले स्टमक के एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। अगर किसी पेशेंट की जेजुनोस्टोमी हो रखी है, यानी कि उसकी जेजुनम को बाहर निकाल दिया गया है, तो यहाँ से एल्कलाइन मटेरियल आना बंद, तो जो स्टमक से ड्यूडेनम के अंदर जो एसिड आ रहा है उसको कोई न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। और उसका न्यूट्रलाइजेशन अगर नहीं होगा तो ड्यूडेनम की म्यूकोसा है जो उसमें क्या है, अल्सर हो सकते हैं। अब इसकी इटियोलॉजी क्या रहेगी? अब आप खुद ही सोचिए, इसकी इटियोलॉजी में वो सभी फैक्टर रहेंगे जो एसिड फॉर्म को इंक्रीज करेंगे, जो एसिड की एसिडिटी को बढ़ाएंगे। तो नंबर 1, एल्कोहल। एल्कोहल खुद एसिडिक नेचर की होती है, जिसकी वजह से क्या है, पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं। बहुत एक्सेसिव इनटेक ऑफ एल्कोहल के कारण क्या है, पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं। स्ट्रेस की वजह से, NSAID, नॉन स्टेरॉयड इन्फ्लामेटरी जो ड्रग होती हैं, उनकी वजह से भी क्या है, पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं। स्मोकिंग की वजह से, चिली ज़्यादा चटपटा खाने से, ज़्यादा जो है स्पाइसेस का जो लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादा चटपटा तीखा जो लोग खाते हैं, कॉफ़ी और जो है टी, क्योंकि ये जो क्या है, डाइजेस्ट होने के बाद ये क्या है, एसिड के सिक्रीशन को बढ़ा देती हैं। और क्या है, HCl अगर बढ़ा हुआ है, ऑलरेडी स्टमक के अंदर HCl रहता है, अगर किसी कारण से HCl और बढ़ जाता है तो भी क्या है, पेप्टिक अल्सर उस पेशेंट को हो सकते हैं। क्लिनिकल फीचर क्या रहेंगे इसके? डेली क्लॉक लाइक रीअकरेंस ऑफ द पेन इज डायग्नोस्टिक। क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम पे उस व्यक्ति की क्या है, पेन देखा जाएगा। इट इज यूजली एन एम्प्टी। अगर वो व्यक्ति है जो एम्प्टी स्टमक है, यानी कि कुछ खाया नहीं है उसने, खाली पेट है वो व्यक्ति, तो क्या है, उसकी पेन ये बहुत ज़्यादा होगा। क्यों होगा?
क्योंकि खाली पेट रहेगा, एम्प्टी स्टमक जब रहेगा तो एसिड जो है वो ज़्यादा सिक्रीट होगा और वो म्यूकोसा के डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा। कंटिन्यू डायरेक्ट कांटेक्ट में वो एसिड म्यूकोसा में रहेगा तो क्या है, वो ज़्यादा ट्रिगर करेगा। लेकिन जैसे ही आप खाना खा लेते हो, तो खाना खाते हैं तो एसिड का जो डायरेक्ट कांटेक्ट है म्यूकोसा से वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ही यहाँ बोला गया है कि इट इज़ यूजली एन एम्प्टी स्टमक बिफोर अ मील और 3-4 आवर्स आफ्टर मील। क्योंकि 3 से 4 घंटे में क्या धीरे धीरे डाइजेशन कंप्लीट होने की कगार पर होता है और 3 से 4 घंटे में जो फूड होता है वो स्टमक से आगे की तरफ पहुंच जाता है। तो इसीलिए बोला गया है कि बिफोर मील यानी कि एम्प्टी स्टमक और आफ्टर मील 3 to 4 आवर्स यहाँ पर जो है उसको ज़्यादा देखने को मिलेगा। हार्ट बर्न होगा उसका, पेप्टिक अल्सर की वजह से क्या होगा, उसके हार्ट बर्न होगा। क्योंकि जो अपना जो स्टमक है, स्टमक का जो फंडस पार्ट है, बॉडी पार्ट है, वो क्या है, हार्ट के कांटेक्ट से रहता है। जो 5th इंटरकोस्टल स्पेस है उस तक जाता है ये। तो इस वजह से क्या है, हार्ट बर्न की कंडीशन देखने को मिलेगी, डिस्कम्फर्ट रहेगा और गैस ब्लोटिंग होगी। यानी कि उस व्यक्ति को क्या है, गैस की कंडीशन रहेगी, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में आत्मान या आनाह बोलते हैं। और क्या रहेगा, डिस्कम्फर्ट रहेगा। फिर हम इसकी इन्वेस्टिगेशन में देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन क्या क्या करवा सकते हैं हम इस पे। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी करवा सकते हैं, क्योंकि एंडोस्कोपी ही एक ऐसा क्लू है जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि इस पर्सन को पेप्टिक अल्सर है। ये पर्टिकुलर उस पार्ट के डैमेज को पता करने के लिए बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है। रेडियोग्राफ्स ऑफ बेरियम फिल्ड स्टमक एंड ड्यूडेनम का रेडियोग्राफ जब डालेंगे तो यहाँ पर क्या है, जहाँ जहाँ अल्सर होंगे वहां पर क्या है, ये जो है डिस्कलरेशन हो जाए, इस सॉरी कलरेशन इसका हो जाएगा। तो ये इन्वेस्टिगेशन हम इसके अंदर करवा सकते हैं।